because that involves other sort of issues itself. So they started till now they have reached to 48 villages, and in 6 days they have started talking to people about understanding the need and the importance of Gram Sabha and how तलवार पास करा दिया होगा, या जहाँ तालाब होना चाहिए वहाँ कुआं बनवा दिया गया होगा। तो जो दोषी पदाधिकारी होंगे आपको पता चला होगा, जो गवर्नमेंट्स के हैंड्स है, उसके लिए आपकी टीम ने क्या किया उनके लिए, कि आपने उनको ऐसे ही छोड़ दिया या आपने उन पर दंड करने के लिए आपने कुछ ऐसा कोई विकल्प चुना? इसका हेलो, हमें भी इसकी जानकारी नहीं थी। तो पंचायत के जो गवर्नमेंट्स के अनुसार एक पंचायत दर्पण बना हुआ है ऐप, जो पंचायत स्तर पर, जैसे कि आपने बोला कि तालाब बनाना था, बना दिया कुआं। तो हमने एक पंचायत दर्पण ऐप है, उस पंचायत दर्पण में हमने उसको खोला और उसमें देखा कि जहाँ सीसी रोड बनना था, कागज में पूरा सीसी रोड बन गया है ना, लेकिन रोड नहीं बना था। वो मेरे गांव की बात है। मैंने पंचायत दर्पण खोला, उसके लिए पूरा 19 लाख रुपए सैंक्शन हुआ था। मैंने बोला कि ये स्कूल से मुन्नी बाई के घर में 19 लाख का रोड बनना था और ये पूरा तो कागज में बन गया है। तो फिर मैंने गांव वालों के साथ एक बैठक ली और गांव वालों को बताया कि ये तो कागज में रोड बन गया है, लेकिन घर के सामने से रोड नहीं गई है, सीसी रोड। तो फिर गांव वाले बोलते हैं कि मेरे गांव में अधिकतर मुझे एक क्या कहते हैं, बेटी का सम्मान और एक बेटे का सम्मान दिया है। तो अधिकतर लोग मुझे बोलते हैं क्या करेंगे आप ही बताइए। तो हमने फिर जनपद पंचायत के लिए लेटर लिखा कि सर ये ऐसा हुआ है, आप आकर देखिए। तो पूरी टीम आई हुई थी चेक करने के लिए, देखा, वास्तविक में वहाँ पर नहीं पाया गया, क्योंकि इसमें सरपंच भी शामिल था, वहाँ का सचिव भी शामिल था, जो इंजीनियर होता है वो भी शामिल था, उसके ऊपर के जितने भी अधिकारी थे वो पूरे शामिल थे। जब हमने इसकी शुरुआत की तो गांव में एक बहुत बड़ा ग्राम सभा बुलाया। उनने नहीं बुलाया ग्राम सभा, इस ग्राम सभा की प्रोसेस हमने किया, जिसमें हमने डीसी को भी लेटर लिखा कि इस ग्राम सभा में आप भी आइए। तो जब हमने ग्राम सभा रखा, पूरे पद अधिकारी आए, सरपंच रहा। सरपंच, क्योंकि आजकल यही होता है ना कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग कम पढ़े लिखे रहते हैं, लेकिन पैसा के बदौलत सरपंच बन जाते हैं। ऐसा बहुत देखा है हमने, क्योंकि उनको जानकारी का अभाव रहता है, क्योंकि रिजर्व कोटे में यही होता है हमारे इधर। तो हमने देखा, तो वो बोलते, सरपंच बोलता है कि रोड बना रहे थे लेकिन नहीं बना। तो हम बोले कहाँ बना रहे थे रोड, ये तो रोड ही नहीं है यहाँ पर, ऐसा कही। जब पूरी कमेटी बैठी, पूरा निराकरण हुआ, तब बोलते हैं कि वास्तविक में उनके ऊपर, तो वो जो सरपंच था, सरपंच के ऊपर तो केस जो चार्जेस है गवर्नमेंट का जो लगता है वो लगा। हमने फिर बोला कि हमको तत्काल इस जगह में 19 लाख का रोड चाहिए। तो वो कैसे होगा आप बताइए सर। तो नहीं, फिर से हम इसका टीएस पास करेंगे, फिर से हम इसका प्रस्ताव पास करेंगे। हमने कहे 19 लाख रुपए सरकार की योजना के तहत बनने के लिए आया है, इसका टीएस पास नहीं होगा और एजेंडे में प्रस्ताव नहीं जाएगा। सरपंच, सचिव जो भी है, जिसने पैसा यहाँ का करप्शन किया है वही बनाएगा इसको। हमने फिर सारे जो गांव का लोग इकट्ठा हुए, गांव के लोग इकट्ठा होकर फिर उसको बिना प्रस्ताव, बिना टीएस, बिना एस्टीमेट के उस 19 लाख का रोड बनवाए हैं हमने, जिसमें हमने कलेक्टर को लेटर दिखा, कलेक्टर को बुलाए, कलेक्टर नहीं आया। कि हमने कलेक्टर को ये भी बोला कि सर अगर आप नहीं आएंगे तो इस करप्शन में आप भी शामिल हैं। हमने कलेक्टर को ये भी बोला जाकर कि अगर नहीं आएंगे तो आपको आना ही पड़ेगा। तो उनके बीच के उच्च अधिकारी हैं, उनको भेजा, वास्तविक में जांच हुआ। तब सस्पेंड तो नहीं होते, क्योंकि एक नीचे से लेकर एक लिंक बना हुआ रहता है ना, मुझे बचाने के लिए कह के। हर जगह होता होगा ना कि अधिकारी को ही बचाता है। उस जगह से दूसरी जगह उसको ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन उनको सस्पेंड नहीं किया गया। हमारा मांग था कि इनका सेवा समाप्त होना चाहिए, ऐसे कर्मचारी और ऐसे लोग इस जगह नहीं रहना चाहिए, ऐसा। तो इस तरीके से हम लोग काम का, आपने बोला कि कैसे किया, तो हम लोग ग्राम सभा के माध्यम से हमने इसको इस तरीके से अंजाम दिया है। हेलो दीदी, मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा। मैं नरेंद्र सोलंकी हूँ, खरगोन डिस्ट्रिक्ट से हूँ, मध्य प्रदेश से।
हम रूढ़ी आदि जो ग्राम सभा है उसके माध्यम से हमने अलीराजपुर में कलेक्टर के ऊपर भी जुर्माना लगा चुके हैं हम लोग, और एसडीएम के ऊपर भी जुर्माना लगा चुके हैं, क्योंकि हमारे एक साथी को पटवारी के पद पर सस्पेंड कर दिया गया था, जिससे हमने ग्राम सभा पूरे प्रदेश की बुलाकर हमने एसडीएम और कलेक्टर को जुर्माना ठोका था। दीदी इसके मैं बता दूं कि ग्राम सभा की पावर कलेक्टर और एसडीएम को भी नहीं छोड़ती है। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि कलेक्टर भी ग्राम सभा, जब ग्राम सभा में कलेक्टर उपस्थित नहीं होता है उसे 3 नोटिस देने के बाद अगर कलेक्टर उपस्थित नहीं होता है तो ग्राम सभा के जितने भी मेंबर हैं वो चाहें उसके ऊपर जितना भी चाहे उतना जुर्माना लगा सकते हैं, क्योंकि उसकी वो ड्यूटी थी और वो उस ड्यूटी से भाग रहा है, तो उसके ऊपर भी जुर्माना लगा सकते हैं हम ग्राम सभा के माध्यम से। The world is reimagining itself, and there are many people who are reimagining themselves. तो ये जो रीइमेजिनेशन का प्रोसेस है इसको आप कैसे देखते हैं? इज इट ट्रू? क्या चीज़ें जो आप जब दुनिया को देखते हैं आपके हिसाब से बदल रही हैं, चेंज हो रही हैं, तो उस पर अगर आप वहाँ से शुरू कर सकते हैं। जोहार। ये सबसे आसान चीज़ है हमको करने का, और दूसरी जो आपने जो अपनी मेरे मंच पर आने पर जो आपने किया वो मैं भी कर सकता हूँ, इसलिए मुझे रीइमेजिनिंग की ज़रूरत नहीं। आपको रीइमेजिन करना, हमको जो आपने बुजुर्ग बोला ना, बहुत हमको बहुत आप रीइमेजिन कर सकते हैं। anyway, मैं ये बताऊं आपको कि आज के दिन यानी प्रेजेंट टाइम्स actually reimagining perhaps is also not the right thing to do, because the uncertainty that is hitting us हर 6 महीने, हर क्वार्टर, कभी कभी हर साल तो कुछ ना कुछ होता है, या क्लाइमेट चेंज की वजह से, या वॉर की वजह से, कोविड की वजह से। पहले हम जब बिजनेस के बारे में सोच रहे थे, डीमोनेटाइजेशन की वजह से जो अनसर्टेनिटीज़ हैं वो नो लॉन्गर अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन कौन से अनसर्टेनिटीज हमको इम्पैक्ट करेगी ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो रीइमेजिनिंग एक हैबिट हो गया है, ऐसा आप समझ गए। हर कंपनी को आजकल ये सोचना पड़ता है कि क्या क्या हो, जो ब्लैक स्वॉन इवेंट जो हम कहते थे ना, आजकल इतनी ब्लैक स्वॉन इवेंट हो गई, वो ब्लैक स्वॉन भी शायद दिख गया किसी को। सो कॉर्पोरेट की ओर से हम ये चाहते हैं कि वी हैव टू बी इन कॉन्स्टेंट रीइमेजिनिंग मोड, maybe not reimagining the corporate but the environment. So this is the first thing about reimagining. I mean Narendra is in the thick of things, running a very large company, and my successor at Titan, he got hit by COVID 6 months after I retired. So the जो hands-on companies को चला रहे हैं, I feel we are in constant state of reimagine. So it is, and I think those companies like Tata Steel and Titan try to become like Tata Steel. आप टाटा स्टील जो है एक इंस्टीट्यूशन है, कंपनी नहीं है। हमारे ख्यालात में एक इंस्टीट्यूशन है, और इंस्टीट्यूशन का मतलब ये है हमारे डेफिनेशन में कि लोग इंस्टीट्यूशन के लिए रोजगारी के लिए नहीं आते, यानी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं आते, उनका एक रिलेशनशिप बनता है कंपनी के साथ। जो इंस्टीट्यूट जैसे हम फैमिली इंस्टीट्यूशन है, हम सेंस ऑफ बिलोंग कि जिस आदिवासी समुदाय के लोगों ने शोषण और विस्थापन सहकर अपना जगह खाली करके कहीं ना कहीं उद्योग जगत को और देश को उन्नति के मतलब रास्ते पर लेकर गए हैं, तो क्या जो आदिवासी समुदाय हैं आज की परिस्थितियों में भी उनके हिस्से में क्या सिर्फ शोषण, विस्थापन, अशिक्षा और गरीबी है? तो इसमें मेरा सवाल ये है कि उद्योग जगत की क्या इस पे जिम्मेदारी है, या फिर क्या जिम्मेदारी मतलब होनी चाहिए? क्योंकि जो न्याय की परिभाषा है आदिवासियों के लिए, मुझे लगता है आप सभी बुद्धिजीवी यहाँ पर उपस्थित हैं उसको बेहतर समझते हैं, और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि न्याय करने में
जो देरी है वही अन्याय है। तो मुझे लगता है कि ये सवाल जो है इसका जो जवाब है सभी जानना चाहेंगे कि उद्योग जगत की वाकई में क्या भूमिका है असल में और होनी चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पर जो भी व्यक्ति बैठे हैं वो सिर्फ ये प्रयास नहीं करेंगे कि सिर्फ ये सुनकर चले जाएं कि हमें संगठित होकर लड़ना है या फिर अपनी कानूनी अधिकार के मतलब लिए प्रयास करना है, लोगों को जागरूक करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता आई है, इसलिए लोग सड़क पर निकलते हैं और सवाल करते हैं। तो सर मैं इसका जवाब आपसे जानना चाहूँगी। थैंक यू। तो नहीं, आपने बोला जो सही है। तो एक दो चीज़ है। एक है कि जैसे आपने बोला कंपनीज कॉर्पोरेट्स का भी अपना जिम्मेदारी होता है। जैसे हम लोग भी मानते हैं कि हमारा जिम्मेदारी है, अगर हम कहीं नया जगह जाके माइनिंग शुरू कर रहे हैं या जो भी है, ठीक तरीके से पूरा करना है। जो पब्लिक हियरिंग है ये करना है, सुनना है लोग का क्या इश्यूज़ है, और जो हम लोग प्रॉमिस कर रहे हैं क्लियरेंस के लिए वो करना है। तो वो एक बात है। और ज़रूर टाटा स्टील तो करता है, हम बाकी कंपनीज भी कुछ कंपनीज करता है, बहुत कुछ कंपनीज नहीं करता है। तो एक है कि इंडस्ट्री के बीच में हम लोग को ये इस पर चर्चा करना है और सबको बोलना है कि जो हमें हमारा जिम्मेदारी है वो निभाना है जहां हम लोग जा रहे हैं। वो एक बात है। दूसरा बात है गवर्नमेंट की तरफ से भी ज़रूर उद्योग की तरफ से भी हम लोग बोल सकते हैं गवर्नमेंट को, वो कर रहा है। दूसरा बात है कि गवर्नमेंट भी अभी देख रहे हैं कि जो आप बोल रहे हैं रॉयल्टी, क्योंकि इंडिया में आप देखिए तो बाकी जो देश है जहाँ माइनिंग होता है, ब्राज़ील हो या ऑस्ट्रेलिया हो या बाकी जगह से सबसे ज़्यादा रॉयल्टी हम लोग देते हैं इंडिया में। तो ये भी एक सवाल है कि वो रॉयल्टी कहाँ जाता है और कैसे यूज़ हो जाता है, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट के लिए हम गवर्नमेंट को हम लोग दे रहे हैं। तो इसके लिए रिसेंटली कुछ साल पहले गवर्नमेंट ने भी एक नया स्कीम जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड जो है, जो अभी हम रॉयल्टी देते हैं, कुछ तो जाते हैं डीएमएफ में। डीएमएफ का मतलब ये है कि जो रॉयल्टी हम लोग दे रहे हैं वही डिस्ट्रिक्ट में खर्चा होना है। ये नहीं कि रॉयल्टी हम गवर्नमेंट को दिया और गवर्नमेंट दूसरा जगह में खर्चा करेगा। तो ये सब हो रहा है और डीएमएफ फंड जो है वो बढ़ते जा रहा है, पर उसका भी एग्जीक्यूशन में हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारी जगह में टाइम लग रहा है, क्योंकि पैसा है पर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने में वो लोग टाइम लग रहा है। उसमें भी टाटा ग्रुप में टाटा ट्रस्ट की तरफ से उसमें भी कुछ डिस्ट्रिक्ट को हेल्प किया है ये इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो पैसा तो आ रहा है अभी, पर उसका उपाय, उसका कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, आप जो बोल रहे हैं टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ द कम्युनिटीज़, उसमें ज़रूर इट हैज़ टू हैपन एट अ मच फास्टर पेस। जल्दी होना चाहिए जो आप बोल रहे हैं। इफ़ यू डोंट गेट दी जस्टिस और इफ़ यू डोंट गेट दी इफेक्ट, वो अच्छा नहीं है। और जो हम लोग की तरफ से हम लोग कर सकते हैं ज़रूर वी विल कंटिन्यू टू वर्क ऑन इट, पर ये एक प्रॉब्लम है और मानते हैं। थैंक यू। थोड़ा सा वक्त की इज्जत करेंगे। आई थिंक वी आर एट द क्लोज। नुरूप मुझे वहाँ पे दिखे थे। नुरूप राज आप कहाँ हैं? सो नुरूप, हाँ नुरूप वहाँ हैं। नेहा, नुरूप उनको प्लीज़ आपके सवाल दे दीजिएगा, हम लोग लिखते हैं, ठीक है। वी हैव हाफ एन आवर, वी हैव अ फ्यू मोर थिंग्स टू डू, ठीक है। सो नुरूप, नेहा, Parth, if you can just start collecting the questions, we'll put them up and we'll come back to you with the questions. So Anshu, thank you for the conversation. नहीं, just आप थोड़ा मंच पे बने रहें, ठीक है। सर आप दोनों को जैसा हमने वादा किया था, we'll take more questions, क्योंकि सवाल बहुत हैं, मैं समझ सकता हूँ सवाल बहुत हैं, कुछ ऐसे हाथ उठा रहे हैं, कुछ ऐसे हाथ उठा रहे हैं, ठीक है। बट उसको लेके अगर हम आपके साथ शेयर कर सकें and we'll convey, that's a संवाद promise to everyone, we'll come back to you with the answers, right? Thank you. Anshu, अगर मैं आपको if I can invite you to take it forward, please. Thank you. धन्यवाद सर। मैं अब मंच पर आमंत्रित करूंगी वृद्ध नहीं लेकिन हमारे अभिभावक श्री चाणक्य चौधरी, our guardian, Director Tata Steel Foundation. Sir, we request you to please come on stage and be seated. He's our guardian. He's been guiding us through and through. Thank you so much, sir. Request you to please take your seat. So, एक बार और आप सभी का जोहार और हार्दिक अभिनंदन। अब से कुछ देर में हम संवाद फेलोशिप के फेलोज 2022 के बारे में अनाउंस करेंगे, लेकिन उसके बारे में उस अनाउंसमेंट से पहले मैं संक्षेप में आपको संवाद फेलोशिप के बारे में थोड़ा सा बता दूं।
Samvad Fellowship started in the year 2017, aspiring to address Samvad's core objective, that is to document and hence preserve a body of knowledge and a worldview that runs the risk of being obliterated. The Samvad Fellowship over the last 5 years has a cohort of 30 fellows from 27 tribes and 13 states of India. They are on a quest to preserve and protect aspects of heritage and identity core to their communities, working on different elements of the rich tribal heritage of our country, like creating first scripts of oral language, documenting stories and the art of telling them, keeping traditional art forms contemporary, building an anthology of lullabies, and much, much more. हमें आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि संवाद फेलोशिप 2022 में हमें भारत के विभिन्न हिस्सों से 68 दैट इज 68 जनजातियों से 176 आवेदन मिले थे। 176 वी रिसीव्ड 176 एप्लीकेशंस फ्रॉम 68 ट्राइब्स ऑफ इंडिया दैट केम टू अस फ्रॉम अक्रॉस 22 स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरीज ऑफ द कंट्री। These applications were scrutinized through a robust selection process and then it was sent to an esteemed jury. The panel, some of which the members are here today with us, the best 18 applications pitched their project in front of the jury. जैसा कि नरेंद्रन साहब ने थोड़ी देर पहले कहा कि you need to sell your dreams. So some of our applicants, 18 applicants ने अपनी जो भी ड्रीम्स वो लेके आए हैं अपने कल्चरल प्रिजर्वेशन की, उसको हमारे जूरी के सामने समक्ष प्रस्तुत किया एंड दे ट्राई टू कन्विंस द जूरी। उन्होंने काफ़ी कन्विक्शन के साथ अपनी केस को प्रेजेंट किया और उसके बाद 2 दिन के बाद जूरी ने 8 लोगों को सेलेक्ट किया है। मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि वो हम आज इस मंच से 8 संवाद फेलोज का नाम अनाउंस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं इस पूरी प्रक्रिया में जो हमारे जूरी मेंबर्स हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी और उन्हें मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करूँगी श्री सोनम वांगचुक को। डॉक्टर सोनम वांगचुक फाउंडर हिमालयन कल्चरल हेरिटेज फाउंडेशन, has been a part of several associations, research institutes and colleges and has more than 15 journals and books on culture and heritage to his credit. I would request our CEO and MD Tata Steel, Shri TV Narendran, to felicitate Sonam sir. हम लोग यहाँ पर है, यह प्रोग्राम संवाद में तालियां बजाइए। धन्यवाद सर। We are privileged to have Dr. Meenakshi Munda, Assistant Professor Dr. Shyama Prasad Mukherjee University on the fellowship jury. She has represented India in various forums as President of Asia Pacific Indigenous Youth Network. She has been conferred with the Birsa Munda Award for contribution in the field of education and social work by EZCC Ministry of Culture, Government of India and Sanskritik Karya Nirdeshalay, Government of Jharkhand. मीनाक्षी मैम, आप कृपया मंच पर आएं और मैं श्री TV नरेंद्रन सर से अनुरोध करूंगी कि सर मैं अनुरोध करूंगी श्री भास्कर भट्ट सर से कि सर आप मीनाक्षी मैम को फेलिसिटेट करें। धन्यवाद मैम, धन्यवाद सर। I would now request Mr. Oinam Doren to please come up on stage. Mr. Doren is a founder of Art Film Village Films. He is a filmmaker and former television producer. His movies have been screened in a number of national film festivals and 2 international festivals. He has written extensively on cinema, music and contemporary culture for various international magazines. He is the chairperson jury for the India Panorama for 53rd International Film Festival of India 2022. Thank you, sir. Thank you so much. Next, may I request Mr. Subrat Mahapatra, Head Operations and Strategy, Tata Steel Foundation, to please come up on the stage. Mr. Mahapatra did his MBA from EMPC France and has been, after studying economics from Delhi University, he has been deeply associated with the Samvad Fellowship Program from its second year as a mentor to the process. May I now request? आप ये झारखंड में 1 साल रहेगा, जोम खेती करेगा हिल एरिया जंगल में, फिर दूसरा साल में फिर कलकत्ता चले जाएगा। ऐसा करके हम लोग रियल कम्युनिटी में रहता है।
तो ऐसा करके करके हम लोग चले गए थे। तो उस जगह से पापा को, जो मेरा दाऊ जी, उसने स्कूल में, भाई बहन 9 था, तो स्कूल में भेज दिया पढ़ाई करने के लिए। लेकिन उस समय में ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाया। पापा ने सिर्फ क्लास 8 तक पढ़ाई किया बंगाली मीडियम में, और मेरा मामी ने क्लास 9 तक पढ़ाई किया है इंग्लिश मीडियम में। तो ऐसा करके तो पापा ने उस टाइम में देखा है, थोड़ा छोटा गांव से अंदर से जो दादाजी ने पापा को हॉस्टल में भेजा था, तो थोड़ा जानता है। लेकिन भाई बहन 9 में आपने कोई नहीं जानता पढ़ाई क्या होता है। तो ऐसे करके पापा ने वो नौकरी छोड़ दिया, फिर बिजनेस किया है। मेरा पापा हम लोग का ट्राइब में फर्स्ट कॉन्ट्रैक्टर है। तो हम लोग जब छोटा छोटा टाइम में, वो जमाना में वही फर्स्ट गाड़ी भी खरीदा, बाइक भी खरीद दिया, सभी को बिल्डिंग भी उठाया। लेकिन हम छोटा छोटा था, तो हम लोग जो गरीब क्या होता है जानता नहीं। तो ऐसे करके हम लोग 3 भाई 2 बहन है। तो इसमें पैसा भी है, हम लोग का बहुत जमीन है। जमीन भी जो दूसरे लोग करते हैं, खाने बनाने के सब दूसरे लोग था। तो ऐसे करके जब हम लोग को स्कूल में डाला, हम तीनों, बड़ा भाई को दिया है अगरतला एक सिटी में, और हम सारों बहन भाई गांव में पढ़ता था। लेकिन पापा हमेशा बिजनेस के बारे में रहता है, लेकिन वो कभी कभी ज़्यादा बिजनेस करते हैं ना, पैसा ज़्यादा इनकम करने के लिए।